मुगल और ब्रिटिश इन दोनों एम्पायर्स के बीच में सैंडविच की तरह मिड 18th सेंचुरी जो है वो भारत के लिए डिपिक्ट करा जाता है एज अ डार्क एज और एन एज ऑफ केओस। रीजनल पावर्स जो थे वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ और ऑटोनॉमी गेन कर रहे थे। भारत जो था वो धीरे धीरे ओपन हो रहा था व्यापार के लिए और इमर्ज कर रहा था एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए। हालांकि कोई भी कंपनी जो है वो भारत को परसीव नहीं कर रहा था कि वो रूल करने पर आएंगे भारत को। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भारत अभी भी एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन नहीं है, ना ही यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इतना ज्यादा अमीर रहे हैं जो 19वीं और 20वीं सेंचुरीज में वो हुए हैं। और इन सारे पोटेंशियलिटीज जो है वो फ्यूचर के गर्भ में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो एरा ग्रेट मुगल्स का शुरुआत हुआ था 1526 में, जहां पर बाबर जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में वो जीतते हैं और वहीं से वो थ्रोन की शुरुआत होती है। वो एंड हो जाता है ऑलमोस्ट डेथ ऑफ औरंगजेब जो 1707 में होता है और ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा एरा का जो है उसका एंड करता है। तो औरंगजेब के बाद में जो लेटर मुगल्स एस्टैब्लिश होता है 1707 टू 1857, आइए उन राजाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो बहादुर शाह 1 बेसिकली ये 1707 से 1712 तक रहते हैं और ये अडॉप्ट करते हैं पैसिफिक पॉलिसी, यानी कि ये सभी को लेकर के कहीं ना कहीं काफी न्यूट्रल रहते हैं और इनको शाह आई बेखबर का भी जो है टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं जहांगीर शाह जो 1712 टू 13 तक रहते हैं और ये विक्टोरियस तभी होते हैं जब इनको मोस्ट पावरफुल नोबल उस वक्त के जुल्फिकार खान जो ईरानी पार्टी से हैं उसको ये सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो मराठास को ग्रांट करा जाता है चौथ और सरदेश मुखी डेक्कन वाले रीजन में। हालांकि ये जो कलेक्शंस करा जाएगा ये मुगल ऑफिशियल्स के द्वारा करा जाएगा और हैंड ओवर किया जाएगा मराठास को। और इसी के साथ साथ में ये एबॉलिश करते हैं जो जेजिया है, बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लेवाई करा जाता था। हालांकि इन्होंने एक एविल प्रैक्टिस ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग या इजरा सिस्टम लाया था। अब ये क्या है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है कॉन्ट्रैक्ट जो रेवेन्यू फार्मर्स के साथ में और मिडिलमैन के साथ में, ताकि गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट डायरेक्टली वो पे कर दे। इसके बाद किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है ये वो चेक नहीं करते थे। इसके बाद आप देखोगे तो फारूक सियार जो हैं वो आते हैं 1713 टू 1719 तक सैयद ब्रदर्स के मदद से और ये भी पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश ही रखते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो 1717 में ये फरमान जारी करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, जहां पर ये एग्जेम्पशन देते हैं कस्टम ड्यूटी से बंगाल में ट्रेड करने को लेकर के। और आगे चल करके यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बनेगा बंगाल नवाब्स और इंग्लिश कंपनी के बीच में। और सैयद आगे चल करके पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिल करके फारूक सियार को हटाते हैं और उनको जान से मार देते हैं। और ऐसा पहली बार होता है मुगल हिस्ट्री में जब किसी भी राजा को उनके नोबल्स के द्वारा मारा जाता है। फिर आगे मोहम्मद शाह रंगीला आपको देखने को मिलेंगे। अब ये रंगीला इसलिए कहे जाते थे क्योंकि ये वाइन और विमेन के लिए काफी मशहूर थे। और इसी समय आप देखेंगे ये क्योंकि 1719 से 48 तक थे, तो 1739 में ही नादिर शाह जो है वो इन्वेड करते हैं भारत में और मुगल्स को हराते हैं बैटल ऑफ करनाल में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आलमगीर सेकंड को जो 1754 से 59 तक रहते हैं और इन्हीं के समय में बैटल ऑफ पलासी होता है 1757 का। नेक्स्ट जो है वो है शाह आलम सेकंड और अली गौहर, ये 1760 टू 1806 तक हैं। और बेसिकली इनके टाइम पे ही आप देखोगे तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में होता है। इनको फ्यूजिटिव मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। 1764 में शाह आलम सेकंड जो है वो मीर कासिम ऑफ बंगाल और सुजाउद दौला ऑफ अवध के साथ में हाथ मिलाते हैं बैटल ऑफ बक्सर में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में होता है। और जब यहाँ पर ये हारते हैं तो मुगल एम्पायर जो है वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब दीवानी जो है वो उनको मिल गया था बंगाल, बिहार और ओडिशा का ब्रिटिशर्स को। अब इनके समय में इतना डिप्लीशन हुआ था कि पर्शियन में ये कहावत भी था कि सुल्तानते शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, कि इनका जो किंगडम है शाह आलम का वो दिल्ली से पालम तक ही है महज। और फिर आते हैं अकबर शाह सेकंड जो 1806 से 1837 तक, और ये बेसिकली हैं जिन्होंने राजा राममोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। और लास्ट हैं बहादुर शाह सेकंड जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते थे अपनी पोएट्री के लिए, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये लास्ट एम्पायर रहे हैं।
और इनको अंत में कैप्चर और डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून में, जिनकी डेथ हो जाती है 1862 में। तो आइए अब हम एक एक करके कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में देखते हैं और इसको हम कैटेगराइज करेंगे इंटरनल वीकनेसेस में और एक्सटर्नल वीकनेसेस में। तो इंटरनल वीकनेसेस में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है औरंगजेब मिसगाइडेड पॉलिसीज। अब औरंगजेब के समय में आप देखोगे तो मुगल एम्पायर बहुत ही वास्ट हुआ करता था और ये वास्टनेस के वजह से ही कहीं ना कहीं ये तभी चल पाता जब सबके साथ में सहमत होती। लेकिन औरंगजेब का जो मिसगाइडेड पॉलिसीज रहा है, रिलीजियस इंटॉलरेंस कहीं ना कहीं वो अपनाए, जिसकी वजह से आगे चल करके जो राजपूत, सिख, जाट और मराठास हैं, इन्होंने ओपन रिबेलियन कर दिया था। इसी के साथ साथ में अगला पॉइंट है वीक सक्सेसर्स, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो है वो है वॉर्स ऑफ सक्सेशन एंड रोल ऑफ किंग मेकर्स, सैयद ब्रदर्स एग्जांपल्स हमने समझा है। इसी के साथ साथ में नेचर ऑफ मुगल स्टेट के बारे में भी हमने देखा है कि किस तरीके से वीक सक्सेसर्स और साथ ही साथ औरंगजेब की पॉलिसीज जो है वो एक कारण बनी है। और क्योंकि बेसिकली ये अगेंस्ट हिंदूज हुआ करते थे तो इसलिए हिंदूज इनको फॉरेनर्स मानते थे और मानते थे कि इनसे आजादी जरूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डीजेनरेशन ऑफ द मुगल नोबिलिटी, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी बेसिकली। तो लेट 16th सेंचुरी में अकबर ने ऑर्गेनाइज करा था कि रूलिंग क्लास के पास में मनसबदारी सिस्टम होगा और ये मनसबदार जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे राजा के द्वारा ही, पर्सनल लॉयल्टी को ध्यान में रख करके। हालांकि बेसिकली इनको एक घोड़सवार जो है हॉर्समैन वो दिए जाएंगे और इसके लिए इनको जागीर में पे भी करा जाएगा। लेकिन टाइम एंड अगेन ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये हेरिडिटरी हो गया और धीरे धीरे यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनापन सा जो है वो चलने लग गया, जिसकी वजह से जागीरदारी क्राइसिस और मिलिट्री वीकनेस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में एम्प्टी ट्रेजरी भी एक कारण है, जहां पर शाहजहां का जो जील रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए वो ऑलरेडी खजाना खाली कर चुका था और आगे चल करके जो औरंगजेब की लंबी लड़ाई थी डेक्कन में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एम्प्टी है वो ट्रेजरी हो चुका था। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस और उनके कारणों पर। तो सबसे पहला है राइज ऑफ द मराठास। जैसा कि हम सबने बताया कि बेसिकली औरंगजेब की पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट रही है और मराठास का हमेशा से रहा है कि हिंदू राष्ट्र, तो इस वजह से वो मुस्लिम रूल से फ्रीडम चाहते थे, तो उनका राइज जो है वो एक चैलेंज बना। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इन्वेजन्स ऑफ ईरानी यानी कि पर्शियन और दुर्रानी यानी कि अफगान किंगडम्स। किस तरीके से ईरानियन मोनार्क नादिर शाह अटैक करते हैं 1738-39 में और डिफीट करते हैं मुगल आर्मी को बैटल ऑफ करनाल में। आगे चल करके नादिर शाह के जो सक्सेसर है अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के राजा भी बनते हैं, वो इन्वेड करते हैं भारत 7 बार 1748 to 1767 के बीच में। और एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, धीरे धीरे यूरोपियंस भी जो है वो पावर में आ रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो एक्सटर्नल हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला लेक्चर है ये हम एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। ये सीरीज अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, जहां हम एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।